नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं एक्सरसाइज 13.2 करेंगे और 13.2 जो है वो है स्वतंत्र घटनाओं पर। स्वतंत्र घटनाएं या यूं बोलूं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट क्या है ये आइडिया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहले तो जो वर्ड है, अधिकतर हमारी मैथ्स में एक चीज़ अच्छी होती है। मैथ्स में क्या होता है, नॉर्मली जब भी किसी चीज़ का नाम रखा जाता है तो तर्क संगत रखा जाता है। तर्क संगत का मतलब उसका नाम जो है उसकी विशेषताओं को रिफ्लेक्ट करे, प्रदर्शित करे, समझाए, है ना। तो उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो स्वतंत्र घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं क्यों कह रहे हो? ऑब्वियसली बात है, स्वतंत्रता का कुछ तो रोल है इसमें, कुछ ना कुछ तो इंडिपेंडेंसी होगी। इंडिपेंडेंसी किस बात से? इंडिपेंडेंसी इस बात से कि अगर यदि आपकी कोई घटना है ए, उससे पहले जो भी घटना घटित हो रही है, नहीं हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अगर उस घटना का कोई भी असर आपकी घटना पर नहीं पड़ता है तो आप कहते हैं कि घटना स्वतंत्र है। घटना ए घटना बी से स्वतंत्र है। देखिए परिभाषा सुनिए, घटना ए बी से स्वतंत्र कहलाती है यदि, ध्यान से सुनिए, कहलाती है यदि बहुत पकड़िए, बहुत प्यारी बात कहने वाला हूं, यदि मैं बी के घटित होने के बाद ए की प्रायिकता निकालूं या डायरेक्ट ए की प्रायिकता निकालूं, दोनों बराबर हो। इसका मतलब बी ने कुछ किया ही नहीं, बेचारे ने, बी ने कुछ नहीं किया। बी घटना घटित होने के बाद मैंने ए की प्रायिकता निकाली, यानी बी का असर डालकर ए की प्रायिकता निकाली और बिना बी के प्रायिकता निकाली। ए की प्रायिकता बी के साथ भी वही आ रही है, बी के घटित होने के बाद भी वही आ रही है जो पहले आ रही थी। इसका मतलब बी की घटना ए की घटना को कोई प्रभावित नहीं करती। बी घटना ए को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। बताइए, बी के घटित होने के बाद ए की प्रायिकता निकाल रहा हूं या डायरेक्ट ए की प्रायिकता निकाल रहा हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ रहे बातों को? यानी क्या बोल रहा है या क्या नहीं कर रहा बी किन चीजों से बना हुआ है, उसमें क्या क्या है, वो सब चीजें ए को रत्ती भर भी नुकसान या परिवर्तन नहीं करती है। आपने कई क्रिकेटर के आलोचक सुने होंगे, है ना, मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे आलोचक होते हैं। वो कोई विराट कोहली का आलोचक है, कोई रोहित शर्मा का आलोचक है, वो बैठा बैठा कहता है रोहित शर्मा बकवास है, ये घटिया खेलता है, या फलान खेलता है। अब बताइए कि जो वो रामलाल है या वो मोहन लाल है या वो सोहन लाल है या वो फलान सिंह जी है, वो रोहित के बारे में या विराट के बारे में कुछ भी कहता है, मैच से पहले कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, क्या रोहित के या विराट के खेल में उसकी कहने से कुछ फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर फर्क छोड़िए, उसको तो ये भी नहीं पता कि ना वो जो फलाना जो कह रहा है वो है कौन। नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता ना। हाथी गुजरता है, कुत्ता भौंकता है, बताइए हाथी की चाल पे कितना फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पड़ता, वो भौंकता रहेगा और वो चलता रहेगा। बिल्कुल वैसा ही बेटा, बिल्कुल वैसा ही। अगर बी घटना ए घटना को प्रभावित नहीं कर पाती है, और इस बात को कैसे बोला जाएगा गणेश, तो आप ऐसे बोलेंगे ना, देखिए ए बटा बी किसे कहा आपने? ए घटना की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है, यानी बी के घटने के बाद मैंने ए की प्रायिकता निकाल के देखी और डायरेक्टली ए की प्रायिकता निकाली, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी बी घटना के होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ए और बी स्वतंत्र है। अगर ए बी से स्वतंत्र है तो बेटा बी भी तो ए से स्वतंत्र है। अच्छा, रोहित शर्मा शतक मारे या ना मारे, वो जो आलोचक है वो तो आलोचक ही रहेगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ना। देखिए ये भी कमाल है, ऐसा नहीं है कि ए मतलब रोहित को फर्क नहीं पड़ रहा। इस बंदे से जो शिकायत कर रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है, जो सारा दिन आलोचना कर रहा है रोहित शर्मा की, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस बंदे को भी रोहित शर्मा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शतक बना वो तो आलोचना ही करेगा, भैया तू एक काम कर 265 मार चाहे 300 मार, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो आलोचना करने वाला तो आलोचना ही करूंगा। पकड़िए बात को, कहानी पकड़िए। अगर ए बी से स्वतंत्र है तो बी ए से स्वतंत्र है बेटा। स्वतंत्रता दोनों साइड होती है, स्वतंत्रता दोनों साइड होती है। मैथ्स की बात कर रहा हूं, प्रायिकता की बात कर रहा हूं, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। तो पी ए बटा बी कितना हुआ? पी ए बटा बी हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी पी बराबर पी ए, वजर गुणा कर दीजिए। इसका मतलब अब हमने एक अच्छा फॉर्मूला बना दिया, दो फॉर्मूले बना दिए। एक तो ये बना ही दिया, नंबर 1 नाम दे सकते हैं आप, और ये नंबर 2 नाम दे सकते हैं। ये लीजिए,
पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लगा के आप चेक कर सकते हैं कि घटनाएं स्वतंत्र है अन्यथा नहीं है। एक तो सीधा कर सकते हैं आप, ए की प्रायिकता सीधी निकाल लीजिए बिना देखे कि बी कौन है, और एक बार आप बी को पहले घटित होने दीजिए, फिर ए की प्रायिकता निकाल लीजिए, बात खत्म। इसे समझाता हूँ। चलिए, एक अभी विराट कार्य इनका एग्जाम्पल अच्छा हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिक्का है, एक पासा है, ठीक है। पासे को मैंने सीधा फेंका, उस पर 5 आया। पासे को मैंने सीधा फेंका, उस पर 5 आया, या 6 आया, या 3 आया, या 2 आया, जो भी आया स्वतंत्र है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पासे पे, ठीक है। अब मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्के पर हेड आया, और फिर पासा फेंका। अब बताइए पासे पे क्या आएगा? अब बताइए पासे पे क्या आएगा? इस बार बेटा याद रखिएगा, सिक्के पे हेड आया हुआ है, सिक्के पे हेड आया हुआ है। अब बताइए पासे पे क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कुछ भी आ सकता है, जैसे पहले था। तो इस बार सिक्का उछाला था ना हमने, ध्यान दीजिए, मैंने सिक्का उछाला इस बार, और अच्छे से उछाला है सिक्का, उस पर हेड आया हुआ है। अब बताइए क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कुछ भी आएगा, पासे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सिक्के पे हेड है या टेल है। अगर हेड आता है तो भी पासे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेल आता है तो भी पासे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? सिक्के के हेड आने या टेल आने से पासे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पासा वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे वो पहले कर रहा था। यानी पहले जो आप पासे फेंक रहे थे, जो नंबर आ रहे थे, अभी भी वैसे ही आएंगे। उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि सिक्के पे हेड आया कि टेल आया। यानी सिक्के का उछलना पासे को प्रभावित नहीं करेगा, सिक्के का उछलना पासे को प्रभावित नहीं करेगा, रत्ती भर भी नहीं। पासे को पता ही नहीं है बेचारे को कि उसमें हेड है या टेल है। जैसे मैंने बताया था कि विराट कोहली को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो बंदा वहां पे क्या मेरी आलोचना कर रहा है, वो सुनता ही नहीं है, वो सुनेगा भी किस लिए। तो सेम वही बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सिक्का जो पासा जो जाएगा, पासा देखेगा नहीं कि सिक्के पे क्या आया हुआ है, और क्यों देखेगा? स्वतंत्र घटनाओं का मतलब यही है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे नरेंद्र मोदी है, सुनते हैं किसी की? सुनते हैं किसी की? नहीं सुनते। क्या करते हैं? जो उन्हें लगता है सही है, जो उन्हें लगता है सही है वो करते हैं, नहीं सुनते ना। स्वतंत्र व्यक्ति, हम किस व्यक्ति को स्वतंत्र कहते हैं? जो किसी की राय नहीं सुनता। वो सही गलत बात की बात है, लेकिन फिलहाल स्वतंत्र कौन हुआ? जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, अपनी मर्जी की करने वाले बंदे। बहुत से लोग हैं कूल टाइप के जो अपनी मर्जी की करते हैं, बेखौफ टाइप के। तो ऐसी घटनाओं को हम स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? बस इसी के ऊपर अब हम काम करने वाले, इसी के हम सॉल्व करने वाले। आगे बढ़े, आइए एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन, शुरुआती क्वेश्चन स्वतंत्र घटनाओं पर होंगे, जो आपसे पूछेंगे आप बताते जाइएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि ए की प्रायिकता, ए जो है उसकी प्रायिकता 3/5 है, बी की प्रायिकता 1/5 है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है भैया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए। अब कह रहा है स्वतंत्र घटनाएं हैं, खुद ही कह रहा है भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कह रहा है कि स्वतंत्र घटनाएं। जब कह रहा है स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? बराबर हुआ पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। और पी ए कितना है? 3/5। पी बी कितना है? 1/5। तो कितना हुआ? 3/25। ये लीजिए आपका काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, छोटा सा क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? 52 पत्तों की एक गड्डी, 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता बिना प्रतिस्थापित किए, 2 पत्ते निकाले गए। अच्छा, 2 पत्ते निकाले गए बिना प्रतिस्थापित किए। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए क्या कहा गया। यहाँ पे एक अच्छा सा वर्ड है जिसको पढ़ना होगा अच्छे से। यादच्छद है मतलब अपनी मर्जी से, वो किसी की नहीं सुन रहा, अपनी मर्जी से वो निकाल रहा है बिना प्रतिस्थापित किए। ये बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब होता है वो वापस नहीं रख रहा है। जैसे एक पत्ता निकाला, निकाल के जेब में रख लिया, वापस गड्ढे में नहीं रख रहा है। यानी गड्ढे में पहला पत्ता जब आप निकालेंगे तो वो 52 पत्तों में से आएगा, और अगला पत्ता जो होगा वो 51 में से आएगा, क्योंकि एक पत्ता जो पहले निकाल लिया सो निकाल लिया, वो वापस नहीं रख रहा है। शब्द पकड़िए, बिना प्रतिस्थापन। बिना प्रतिस्थापन का मतलब वापस प्रतिस्थापित नहीं करता है, वापस उसको नहीं रखता है। प्रतिस्थापित करने का मतलब उठा के वापस रख देना, बिना प्रतिस्थापित का मतलब वापस नहीं रखता है। तो पहला पत्ता 52 में से आएगा, अगला पत्ता 51 में से आएगा। सही है, बात क्लियर है? तो 2 पत्तों को हम A1 A2 नाम दे दें। पढ़िए क्वेश्चन को। 52 पत्तों की गड्डी में यादच्छद है पत्ता A1, A1 का मतलब पहला पत्ता। पत्ते कैसे निकालने हैं उसको पढ़िए। दोनों पत्ते काले रंग के होने चाहिए, काले रंग के। तो A1 पत्ता भी काले रंग का होना चाहिए, काले रंग का पत्ता।
अब आपको A1 में भी काले रंग का पत्ता चाहिए, पहला पत्ता भी काला हो और दूसरा पत्ता भी काला हो, यानी आपके दोनों पत्ते ही काले रंग के होने चाहिए। तो पहले पत्ते की प्रायिकता, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला पत्ता काले होने की प्रायिकता, काले पत्ते कितने होते हैं? देखिए चीड़ी के पत्ते काले होते हैं, काले पान जिसे हुकुम कहा जाता है, हुकुम के पत्ते काले होते हैं, जिसे ऐश कहा जाता है उसके पत्ते भी काले होते हैं, जिसे स्पेड्स कहा जाता है उसके पत्ते भी काले होते हैं। तो 13 और 13 26 पत्ते काले होते हैं। टोटल 52 में से, आउट ऑफ 52 में से 26 जो है कार्ड्स वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो प्रायिकता हुई 26 डिवाइडेड बाई 52 यानी 1/2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आप दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, पहला पत्ता आप निकाल चुके हैं, तो आप क्या बोलेंगे? A2/A1। बेटा ध्यान दीजिए, A2/A1। A2/A1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहला पत्ता आपने निकाला है, अब आप दूसरा पत्ता निकालने जा रहे हैं, यानी पहली घटना घटित हो चुकी है, पहला पत्ता काला आ चुका है, A1 आपने घटना घटित कर ली, मतलब A1 घटना क्या थी? काला पत्ता निकालना, आपने काला पत्ता निकाल लिया। अब दूसरी घटना, दोबारा काला पत्ता निकाल रहे हैं और बिना प्रतिस्थापित किए हुए पत्तों की संख्या अब हो चुकी है 51, काले पत्ते एक निकल चुका है तो बचे हैं 25, तो 25/51, 25/51। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या गारंटी है वो काले पत्ते का आएगा? बेटा प्रायिकता ले लेना 1/2, 1/2 गारंटी तो है, 1/2 क्या है? 50% गारंटी है, तो 50% ही ले रहे हैं, जितनी गारंटी है उतनी ले रहे हैं। देख लीजिए A1 क्या है? काला पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हुई? 1/2, तो 1/2 ले रहे हैं, इसका मतलब उतनी ही ले रहे हैं जितने में काले पत्ता आ सकता है। तो A2/A1 आ गया। अब हमें दोनों ही पत्ते काले निकालने हैं, इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों ही पत्ते काले निकालने हैं, यानी A1 घटना भी घटित होनी चाहिए और A2 भी होनी चाहिए। इंटरसेक्शन क्यों बेटा? इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि आपको पहला भी काला चाहिए और दूसरा भी काला चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों घटना, आपको विराट कोहली का शतक भी चाहिए और इंडिया की जीत भी चाहिए, क्योंकि तब सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मजा आएगा। खाली इंडिया जीत गई तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप विराट के फैन हैं, और विराट ने खाली शतक मार दिया और इंडिया हार गई तो विराट को मजा नहीं आएगा। तो शतक भी आप देखना चाहते हैं, साथ ही साथ आप इंडिया को जिताना भी चाहते हैं। तो A1 इंटरसेक्शन A2। अब आप पहला पत्ता भी काला चाहते हैं, दूसरा पत्ता भी काला चाहते हैं, दोनों काला चाहते हैं, ऐसे नहीं कि ये काला आ जाए, चाहे पहला आ जाए तो दूसरा आ जाए, नहीं, दोनों काला चाहिए, दोनों। तो A1 इंटरसेक्शन A2 चाहिए आपको। और A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होता है? PA1 इंटू A2/A1। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो अभी तक आपने कभी बताया नहीं, ये कहाँ से आ गया? अभी तो आपने बताया स्वतंत्र। बेटा यहाँ स्वतंत्र घटनाएं कहाँ है स्वतंत्र घटनाएं? फर्क पड़ा है? पत्ता आपने वापस नहीं रखा तो अगली बार आपने 52 में से कहाँ निकाला? कभी 51 में से निकाला, तो फर्क पड़ा है बेटा। सीधा A2 कहाँ है? सीधा A2 तो 1/2 होता, सीधा A2 दूसरा पत्ता काला आने की प्रायिकता 1/2 थी, लेकिन आपने पत्ता ना रखने की वजह से अगली बार वो 51 हो गए, तो फर्क पड़ा है। अगर पहला पत्ता ना निकाला होता तो पत्ते 52 रहते, लेकिन आपने निकाला और वापस नहीं रखा, इसलिए पत्ते 51 हो गए। अगर आपने वापस रख दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले 52 थे, बाद में 52 रहते, लेकिन आपने पत्ता नहीं रखा, इसलिए अगली बार 51 में से आया और कुल काले पत्ते वो 25 बचे, तो फर्क पड़ा है ना। तो फिर आपको सर ये फॉर्मूला कहाँ है? बेटा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद आया? कहाँ है ये? याद कीजिए, PA/B। क्या फॉर्मूला क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B। इसीलिए मैंने कहा था फॉर्मूले के दोनों फॉर्म देखा करें। जैसे इसको मैं वज्र गुणा करूंगा, ये था नहीं था, इसको वज्र गुणा करूंगा, ये इधर आएगा नहीं आएगा? PB इंटू P/B इंटरसेक्शन B होता नहीं होता ये? लेकिन हाँ, अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो आपको A/B लिखने की जरूरत नहीं है, आप A लिख दीजिए। PB इंटू PA, घटनाएं स्वतंत्र है तब लिख पाएंगे ना, नहीं है तो कैसे लिख पाएंगे? यहाँ पे स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए जब इंटरसेक्शन की प्रायिकता है वो PA1 इंटू PA2/A1 होगी। A1 घटना पहले घटित हो रही है, इसलिए A1 आगे आया, इंटू फिर A2 घटित हो रही है A1 के असर के साथ। अब आप दोनों मान रख दीजिए, PA1 आपका है 1/2, PA2 है आपका 25/51, और ये हो गया आपका 25/102। लीजिए भाई, ये आपका आंसर आ गया। आया मज़ा? अच्छा लगा? चलिए बढ़िया, आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब ध्यान से सुनिए, मोटा मोटी आपको कहानी समझ में आ जाएगी, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आप देखिए फॉर्मूले से भी मुक्त रह सकते हैं, बिना फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं। प्रायिकता में कोई जरूरी नहीं है ऐसे फॉर्मूले आपको, आप कहें सर आप तो बहुत फॉर्मूले बता रहे हैं, तो फॉर्मूले कम कर दीजिए, हटा दीजिए फॉर्मूले, सीधे भी कर सकते हैं आप।
इसमें क्या था, पहला पत्ते की प्रायिकता कितनी, 1/2, दूसरे पत्ते की प्रायिकता कितनी, 25/51, दोनों की गुणा कर दीजिए, बात खत्म। आपको दोनों पत्ते चाहिए ना, गुणा कर दीजिए, दोनों पत्ते चाहिए ना, गुणा कर दीजिए, बात खत्म। ये लीजिए, बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा, ऐसे टेंशन मत लीजिएगा फॉर्मूले। और फॉर्मूले तो सिर्फ एक बार क्या होता है, बेसिक से जब आप बातें करते हैं ना, तो आप चीज़ों को छुपाना नहीं चाहते बच्चों से, सारी बातें बताना चाहते हैं, देखो ये आ रहा है इसलिए आ रहा है, ये फॉर्मूले से आ रहा है, हर बात आप बताना चाहते हैं, ताकि बच्चों से कुछ छुपा हुआ ना रहे। ऐसा ना लगे कि बच्चों को ये लगे कि अच्छा ये तो सीधे से शॉर्ट ट्रिक से ही आया हुआ है, फॉर्मूले कुछ नहीं होते इसके। बेटा मैथ्स है, बिना फॉर्मूले के तो एक कदम आगे नहीं बढ़ती, हर चीज़ का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। हाँ ठीक है, पढ़ाने वाले ने सीधा पढ़ा दिया वो एक अलग बात है, वो उसका कारण है या उसकी गलती है। आई तो हर चीज़ गणितीय तरीके से ही होगी, फॉर्मूले से आई होगी, सब कुछ मेथड हुआ होगा, पूरा तरीका लगा होगा, सब कुछ गणितीय रूप से हुआ होगा। हाँ शॉर्ट ट्रिक्स में हम भूल जाते हैं कि कोई फॉर्मूले थे भी क्या, और शॉर्ट ट्रिक्स होती है, कभी काम करती है कभी नहीं करती, फॉर्मूले तो हमेशा काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है संतरों का एक डब्बा है, ठीक है, उस डब्बे में 3 संतरे पहले निकाले जाएंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। डब्बे को, जो डब्बा है उसमें जो भी संतरे हैं, संतरों को के लिए एक नियम बनाया गया है कि भाई डब्बे में से 3 संतरे निकालेंगे। और जो ये कह रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कि 3 संतरे निकाले जाएंगे, तीनों ही संतरे अगर अच्छे हुए तो डब्बे को बेचने के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि दुकानदार जो है वो बड़ा समझदार है, उसे पता है कि अगर संतरे खराब मिल गए ग्राहक को तो ग्राहक नाराज हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। इसलिए उसने तय किया कि क्वालिटी टेस्ट, जिसको कहते हैं कि क्वालिटी टेस्ट करूंगा, क्योंकि अब सारे संतरे तो नहीं चेक किए जा सकते, एक डब्बे में बहुत से संतरे होते हैं, सारे संतरों को निकाल के चेक करूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो बंदा भी समझदार था, गणित का बंदा था, पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था, उसने कहा कि भाई हर डब्बे को टेस्ट करने का एक तरीका है, कि एक काम करो 3 संतरे निकालो, अगर तीनों के तीनों अच्छी निकल आए तो उस डब्बे को बेचने के लिए निकाल देना, और अगर 3 में से एक भी खराब निकल जाए तो डब्बे को वहीं रोक देना, अस्वीकृत कर देना, है ना, वापस रख देना। तो इस आधार पे इसने किया। अब एक डब्बा है, ध्यान से सुनिए, एक डब्बा है जिसमें 15 संतरे टोटल है, 15 में से 12 संतरे अच्छे हैं, 3 संतरे खराब है। तो बताइए वो डब्बा स्वीकृत होगा कि अस्वीकृत होगा, और होगा तो स्वीकृत होने के कितने चांसेस है। देखिए 12 अच्छे हैं, 3 खराब है, 12 संतरे अच्छे। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा कटा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है। एक डब्बा, उसमें 12 अच्छे संतरे हैं और 3 खराब संतरे हैं, सड़े हुए, गले हुए, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसका तो हिसाब वही है, वो 3 संतरे निकालेगा, तीनों के तीनों अच्छे आए, तीनों के तीनों अच्छे आए, ध्यान से सुनिए, तीनों के तीनों अच्छे आए तो बंदा अपने पास रख लेगा बेचने के लिए, वरना रिजेक्ट कर देगा। तो बताइए कि स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या है। स्वीकृत तभी होगा जब तीनों संतरे अच्छे होंगे। तो अच्छे होने की प्रायिकता हम A1 कह देते हैं। A1 मतलब पहला संतरा अच्छा, पहला संतरा अच्छा, मैं पहले गणितीय रूप से भी समझा रहा हूँ, पहला संतरा अच्छा है। A2 दूसरा संतरा अच्छा है। A3 तीसरा संतरा अच्छा है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ये चाहिए कि पहला संतरा भी अच्छा हो, इंटरसेक्शन दूसरा संतरा भी अच्छा हो, इंटरसेक्शन तीसरा संतरा भी अच्छा हो, तीनों ही संतरे आपके अच्छे हों, ये आपको चाहिए। पहला संतरा भी अच्छा हो, दूसरा संतरा भी अच्छा हो और तीसरा संतरा भी अच्छा हो। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं, अब आप तीनों ही तो संतरे चाहते हैं ना अच्छे हो, तो A1 मतलब पहला संतरा अच्छा, A2 दूसरा संतरा अच्छा, A3 तीसरा संतरा अच्छा। अब आपको केवल दूसरा संतरा अच्छा नहीं चाहिए, आपको पहला भी अच्छा चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं, और मतलब ये भी A1 और A2 और A3 तीनों चाहिए आपको। समझ रहे हैं बातों को। और जब शर्त लग जाती है इसका मतलब होता है कि ये भी करना और ये भी लाना। जब आपकी माता जी कहती है बेटा आलू भी लाना और टमाटर भी लाना, इसका मतलब आलू भी लेके आने, टमाटर भी लेके आने, दोनों में से कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो और शब्द हमारे मैथ्स में भी वैसे ही काम करता है जैसे आपकी माता जी का आदेश काम करता है। तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 का मतलब है A1 भी होना चाहिए, A2 भी होना चाहिए, A3 भी होना चाहिए, तीनों होने चाहिए। तो हमारी घटनाएं जैसे फॉर्मूला बनाया था, A1 घटना की प्रायिकता इंटू A1 के घटित होने के बाद A2 की प्रायिकता, A2 बटा A1 इंटू A3 की प्रायिकता, लेकिन A3 से पहले कौन कौन हो चुका है, A1 A2 हो चुका है, तो A1 इंटरसेक्शन A2। देखिए फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहे तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा बिना फॉर्मूले से भी हो सकता है, लेकिन मैथ्स है बेटा,
गहराई पकड़िए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो मज़ा भी आएगा और कभी नहीं भूलेंगे, वरना सस्ता काम टिकता नहीं है, सस्ता काम टिकता नहीं है बेटा। कर लीजिए, बहुत बार किया हुआ है आपने, टिका नहीं टिका, क्यों नहीं टिका? सस्ता है, सस्ता नहीं टिकता है ना, जुगाड़ नहीं टिकते बेटा, जुगाड़ करेंगे तो टिकेंगे कहाँ से? PA1 इंटू A2 बटा A1 A3, क्योंकि अब देखिए जब A2 निकालेंगे उससे पहले A1 घटित हुआ है तो A2 बटा A1, लेकिन जब A3 करेंगे तो A1 A2 घटित हो चुका है, तो A1 और A2 दोनों घटित हो चुके हैं, उनके A1 और A2 दोनों के घटित होने के बाद A3 की प्रायिकता। ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैंने कहा था ना फॉर्मूले में कोई परेशानी नहीं है, फॉर्मूला आपका टाइम नहीं लेगा, बस एक बार पढ़ना था काफ़ी है, बाकी ऐसे फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम सीधा निकालेंगे। देखिए पहला संतरा अच्छा, कितने अच्छे? 12 अच्छे। खराब कितने? 3। तो पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता कितनी हुई बेटा? 12 अच्छे। टोटल कितना? 15। कुल कितने? 15। 15 में से पहला अच्छा होने की प्रायिकता 12/15, 12/15 इंटू दूसरा संतरा अच्छे होने की प्रायिकता, अब एक अच्छा बाहर आ चुका है, एक अच्छा बाहर आ चुका है, इसलिए अच्छे कितने बचे? 11, और कुल कितने हो गए? 14। देखिए अच्छा बाहर आए या खराब बाहर आए, कुल की संख्या तो गिरेगी, लेकिन अच्छा बाहर आएगा तो अच्छे की संख्या गिरेगी, बुरा बाहर आएगा, खराब बाहर आएगा तो खराब की संख्या गिरेगी। अब अच्छा निकाला है तो अच्छे की संख्या गिरेगी, इसलिए 12 की जगह वो 11 हो गए, 15 की जगह टोटल 14 हो गए, तो 11/14। दूसरा संतरा भी अच्छा निकाल लिया। तीसरा संतरा के अच्छे होने की प्रायिकता, एक संतरा और कम हो चुका है, 15 से 14, अब 13 बचे हैं, 13 में से अच्छे संतरे बचे हैं, एक कम और हो गया, 10 अच्छे संतरे बचे बटा 13। ये लीजिए आप सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बहुत काट काट जो करना है वो कर दीजिए। कितना, ये कितना आएगा? 7, और ये कितना आ जाएगा? 5, ये 5 दिया 15, ठीक है। और आगे नहीं कटता है, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, कटता हो तो काट लीजिए, कट रहा है, 3 चौके 12, बढ़िया, जितनी बार कटे उतना अच्छा है। ऊपर आया 44, नीचे आया 91, 44/91 इस बात की प्रायिकता है कि डब्बा जो है वो स्वीकृत हो जाएगा बेचने के लिए। क्लियर है? आया आइडिया समझने? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहते हैं कि भाई एक न्यायिक सिक्का है, न्यायिक सिक्का मतलब ईमानदार सिक्का, बेईमानी ना करने वाला सिक्का। अभिनत पासा मतलब पासा भी ऐसा है ईमानदार। ये न्यायिक सिक्का का मतलब होता है सिक्का खड़ा नहीं होता, सिक्का जितनी बार, अगर आप 10 बार उछालेंगे तो वो ईमानदारी से 5 बार हेड और 5 बार टेल देगा, ऐसे सिक्के को न्यायिक सिक्का कहते हैं। अभिनत सिक्का भी वही ईमानदार सिक्का पासा होता है जो आप अगर 6 बार उछालेंगे तो एक बार 1 देगा, एक बार 2 देगा, एक बार 3 देगा, एक बार 4 देगा। अनबाइज्ड कहते हैं इनको, ठीक है, बाइज नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मान ले ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होना है, बी घटना पासे पे 3 प्रकट होना है, तो क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं? आइए बात कर लेते हैं। देखिए वैसे तो मैंने पहले ही कहा था सिक्का और पासा का क्या रोल भैया, सिक्के पासा को देख के थोड़ी आता है ना, या पासा सिक्के को देख के थोड़ी चलता है कि भैया सिक्के बता कितना आया है, वो कहता है हेड आया, अच्छा ठीक है तो अब 5 आएगा। अच्छा सिक्के अब कितना आया, सिक्का कहेगा टेल आया, अच्छा टेल आया तो ये 4 आएगा ना बेटा। वो ना तो हेड, ना तो सिक्का जो है वो पासे से बात करता है, ना पासा सिक्के से बात करता है, कोई रिलेशन नहीं है। तो स्वतंत्र घटनाएं तो है, लेकिन गणितीय रूप से तो प्रूफ करना ही पड़ेगा ना। आइए गणितीय रूप से प्रूफ करते हैं। ये घटना क्या है? सिक्के पर चिताना। ये घटना है सिक्के पर चिताना। सिक्के में 2 घटनाएं होती है, सिक्के में 2 घटनाएं होती है, तो प्रायिकता हुई 1/2। बी घटना क्या है? बी घटना क्या है बेटा? बी घटना है पासे पे 3 प्रकट होना, 3 प्रकट होना। तो 3 एक घटना है, टोटल 6 घटनाएं होती है पासे में, जिसमें से 3 जो है वो एक घटना है, तो 1/6 हो गया। हो गया, ये तो हमने दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकाल दी। अब दोनों घटनाओं को एक साथ करके फिर देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या था। दोनों एक साथ मतलब सिक्के पे तो चित्त आए और पासे पे 3 आए, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालें। तो पहले तो दोनों को फेंके एक साथ, जब दोनों को एक साथ फेंकेंगे, सिक्का और पासा एक साथ फेंकने पर, तभी तो 7 घटनाएं तो 7 घटित होने का मतलब क्या है? दोनों को साथ फेंकेंगे तभी तो 7 आएंगे, वरना तो साथ साथ कैसे आएंगे? तो सिक्का और पासा दोनों साथ फेंकते हैं, सिक्का और पासा साथ फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर, ठीक है, एक साथ फेंकने पर क्या क्या आएगा?
मान लीजिए सिक्के पर हेड आया, पासे पर 1 आया, सिक्के पर हेड आया, पासे पर 2 आया, सिक्के पर हेड आया, पासे पर 3 आया, सिक्के पर हेड आया, पासे पर 4 आया, सिक्के पर हेड आया, पासे पर 5 आया, सिक्के पर हेड आया, पासे पर 6 आया, सिक्के पर टेल आया, पासे पर 1 आया, सिक्के पर टेल आया, पासे पर 2 आया, सिक्के पर टेल आया, पासे पर 3 आया, सिक्के पर टेल आया, 4 आया, सिक्के पर टेल पे 5 आया, सिक्के पर टेल और पासे पर 6 आया। कुल घटनाएं कितनी होगी बेटा? 12। अब हमें क्या चाहिए? हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। सही कहा मैंने? मुझे क्या चाहिए? मुझे ए और बी दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता, मतलब एक साथ होने का मतलब ए भी घटित हो, बी भी घटित हो। ए क्या है? सिक्के पे चित आना। बी क्या है? पासे पे 3 आना। सिक्के पे तो चित आना चाहिए और पासे पे 3 आना चाहिए। ऐसी एक ही घटना है। कितनी घटनाओं में से? 12 घटनाओं में से। तो 1/12। 12 क्यों गिन लीजिए? 12 है और उसमें से एक ही घटना ऐसी है जब ए और बी दोनों घटित हो रहे हैं, मतलब सिक्के पर एच आ रहा है। अब बाकी घटना में देखिए सिक्के पे एच आ रहा है तो पासे पे 3 नहीं आ रहा, पासे पे 3 आ रहा है तो सिक्के पर हेड नहीं आ रहा, तो सिक्के पर हेड आए मतलब चित्त आए और पासे पे 3 आए। ऐसी घटना कितनी है? 1, तो 1/12। अब हमारा पी ए निकाल लिया, पी बी निकाल लिया, पी इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। साफ दिख रहा है, अच्छे से आराम से आप देख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर आ रही है पी ए इंटू पी बी, जो कि स्वतंत्र घटनाओं की शर्त होती है। इन्हीं को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर है तो ए भी स्वतंत्र है। अगर ये शर्त काम करती है तो घटनाएं स्वतंत्र है। तो फाइनली घटनाएं स्वतंत्र है। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए और समझिए। एक पासे में 1, 2, 3 लाल रंग से लिखे गए हैं, 4, 5, 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। ठीक है। एक पासे को उछाला गया है, पासे को उछाला गया। मान ले ए घटना सम संख्या है, बी संख्या लाल रंग की है, बी घटना लाल रंग की है। निरूपित करें तो क्या ए और बी स्वतंत्र है? ठीक है भैया, ठीक है, सही कहा। देखते हैं स्वतंत्र है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको मैं बना देता हूँ। 1, 2, 3 लाल रंग में है, मैं भी आपको लाल रंग से ही बना देता हूँ। 1, 2, 3 लाल रंग से है और 4, 5, 6 हरे रंग से है। मैं भी 4, 5, 6 को हरे रंग से बना देता हूँ। 4, 5, 6 ये आपकी एस है। क्लियर है? ए में क्या कहा गया? ए घटना सम संख्याना। ए घटना का मतलब है सम संख्याना। सम, तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई बेटा? तो 2, 4, 6 3 सम संख्याएं हैं तो 3/6, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। घटना बी क्या है? घटना बी है संख्या लाल रंग की, लाल रंग की हो, संख्या लाल रंग की हो, संख्या लाल रंग की। पी बी कितना हुआ? लाल रंग की 3 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, टोटल 6, 3/6 1/2। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए भी पूरा हो, बी भी पूरा हो। ए पूरा हो मतलब वो सम संख्या भी हो, और बी भी पूरा हो मतलब वो लाल रंग की भी हो। लाल रंग की भी हो और बेटा सम संख्या भी हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो लाल रंग में भी है और सम संख्या भी है? क्योंकि देखिए ए शर्त को भी पूरा करना है, बी को भी पूरा करना है। ए के हिसाब से वो सम होनी चाहिए, बी के हिसाब से वो लाल होनी चाहिए। तो सम भी हो और लाल भी हो। तो ये लीजिए, एक ही नंबर ऐसा है जो सम भी है, सम वैसे तो 4 भी है, 6 भी है, लेकिन वो लाल नहीं है। तो सम भी हो और लाल भी हो, तो ऐसी एक ही घटना है, तो प्रायिकता होगी 1/6। आगे क्या यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर नहीं है पी ए इंटू पी बी, क्योंकि पी ए और पी बी की जब गुणा करेंगे तो वो 1/4 आएगा और ये 1/6 आएगा, और 1/6 बराबर नहीं होता है 1/4 के, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 1/4 आता है, और 1/4 1/6 के बराबर नहीं है। अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, निर्भरता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ई और एफ दिया गया है प्रायिकता में, ई इंटरसेक्शन एफ दिया गया है, क्या ये स्वतंत्र है? चेक करना पड़ेगा, गुणा करके देख लेते हैं। अगर स्वतंत्र होंगी तो उनका गुणनफल उतना ही आएगा जितना इंटरसेक्शन की प्रायिकता है। अगर ऐसा हुआ तो सही है, वरना नहीं है। तो पी
ई और पी एफ की गुणा कर लेते हैं, पी ई इंटू पी एफ, वो है 3/5 इंटू वो है 3/10, 3/5 3/10, और तो ये आ गया हमारा 9/50, 9/3/5 3/10 दोनों की गुणा की 9/50 आ गया। जबकि दिया गया है कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है उसकी प्रायिकता है 1/5, जो कि बराबर नहीं आ रही है। साफ दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, स्पष्ट है एकदम, ऑब्वियसली पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं है पी ई इंटू पी एफ, अतः घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं, ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन 7 आपके सामने क्या कह रहा है क्वेश्चन 7? क्वेश्चन 7 आपको कहता है कि भैया ए घटना की प्रायिकता है 1/2, ठीक है। ए यूनियन बी है आपका 3/5, ठीक है। पी बी पी के बराबर है, कितना है? पी निकालना होगा, ऑब्वियसली बात है निकालना ही है। घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, अपवर्जी घटनाएं क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होगी, इसकी प्रायिकता 0 होगी। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती है? अपवर्जी जो एक साथ वर्जित नहीं हो। परस्पर अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं होती है, उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन 1 को सॉल्व करता हूँ, फिर 2 को सॉल्व करेंगे इसके हिसाब से। तो फिर पे ए यूनियन बी बराबर हुआ पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी दिया गया जो कि 3/5 है, पी ए दिया गया जो कि 1/2 है, पी बी जो दिया गया है वो पी है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो कि 0 है, ठीक है। मान रख दिया, 1/2 को इधर ले आइए, 3/5 में से 1/2 गए, लघुत्तम 10 आ जाएंगे, 10 का यहाँ 6 आ जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएंगे, तो 1/10 आ जाएगा। ये पी का आंसर आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में एक पार्ट और बाकी है, दूसरा है घटनाएं स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या करेंगे आप? स्वतंत्र घटनाएं बिल्कुल करेंगे साहब, करना तो पड़ेगा, स्वतंत्र है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इस बार ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं आएगा। पिछली बार हमें फ़ायदा मिल गया था, अपवर्जी घटनाएं थी इसलिए इंटरसेक्शन 0 था। इस बार अपवर्जी घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अलग अलग क्वेश्चन होंगे तो अलग अलग ट्रिक भी लगेगी। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन घटनाएं स्वतंत्र होने की वजह से जो ए इंटरसेक्शन बी है, घटनाएं स्वतंत्र होने की वजह से आपका पी ए यूनियन बी सही है, ठीक है। यहाँ पी ए है, ये भी सही है, पी बी ये भी करेक्ट है। लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी जो है उसकी जगह हम पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इसका फायदा हमने उठा लिया। अब मान रख दीजिए, पी ए यूनियन बी जो कि 3/5 है, पहले भी था, पी ए जो कि 1/2 है, ठीक है, पी बी जो कि पी है, पी ए जो कि 1/2 है, पी बी जो कि पी है। तो 3/5 इसको इधर ले आते हैं, 1/2, पी में से p/2 गया, ये p/2 आ गया, p/2 बराबर हुआ, उधर लघुत्तम लेंगे 10 आएगा, 1/10, 2 को इधर भेज दिया, 1/5, ये आ गया आपका 1/5, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए आपको 0.3 दिया गया, 0.4 दिया गया, बी स्वतंत्र घटनाएं है, बेटा है स्वतंत्र घटनाएं। अब अगर कोई घटनाएं स्वतंत्र है तो आपका काम हो गया, इंटरसेक्शन सीधा निकल जाएगा आपका, सीधा आप यहीं से निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी 0.3, 0.4, 0.12, ये हो गया। अब आपसे ये आ गया, ए यूनियन बी निकालना है, कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी निकालना है, ये तो आपका हो गया इंटरसेक्शन। यूनियन कैसे निकलेगा? यूनियन भी फॉर्मूले से निकलेगा, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मान रख दीजिए, पी ए कितना? 0.3, 0.7, 0.7 में से 0.12 गया,
तो ये 6.58, ये 0.58 आ गया। अब है आगे पी ए बटा बी, पी ए इंटरसेक्शन बी में डिवाइडेड बाय पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 0.12 डिवाइडेड बाय पी बी कितना है 0.4, तो ये 12/40 आ गया। इसको अगर आप 4 पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। ऐसे ही पी बी बटा ए निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ए तथा बी दो घटनाएं हैं, ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है, तो बताइए ए नहीं और बी नहीं क्या होगा। ये ठीक क्वेश्चन भी लग रहा है। क्या पूछ रहा है, ए नहीं मतलब डैश का चिन्ह कह देता हूँ, ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, या का मतलब यूनियन होता है। बेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज ना होइएगा। और जब शब्द लगाए तो मतलब आपका इंटरसेक्शन है, और यूनियन है मतलब या है, उसको या पढ़ना है। तो और शब्द मतलब इंटरसेक्शन है, या शब्द मतलब यूनियन है। तो यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम मुझे कहते हैं कि ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश हो, तो उसके बजाय आप इसको ए यूनियन बी पूरे का डैश लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन थ्योरम। यहाँ मैंने डी मॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया? डी मॉर्गन थ्योरम, बाय द लॉ ऑफ डी मॉर्गन। किसी के नहीं होने की प्रायिकता जब भी आपको निकालनी होती है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1 माइनस कर दीजिए, होने की प्रायिकता को एक में से घटा दीजिए, नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया, ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी के नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाए तो उसे एक में से माइनस कर दीजिए होने की प्रायिकता। अब आप ए यूनियन बी भी नहीं है सर हमारे पास, तो बिल्कुल नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस पी ए कितना हुआ 1/4, पी बी कितना हुआ 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, घटनाएं स्वतंत्र है, हमने गौर ही नहीं किया। 1/4 इंटू 1/2 1/8, ये 1/8 घटनाएं स्वतंत्र है, ये भी अच्छी बात है। चलिए बढ़िया बात है, मैं भी आपको जब घटनाएं स्वतंत्र होती है उसका एक सीधा तरीका भी बता दूंगा। अभी ये गौर नहीं किया इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, गौर करते तो बहुत जल्दी हो जाता, कोई बात नहीं। चलिए अच्छी बात है, 2 तरीके आपको सीखने को मिलेंगे। 1 लघुत्तम ले लीजिए, आपके लघुत्तम 8 आ जाएंगे, 8 आते यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 6 में से 1 गया, 6 में से 5/8, 5/8 3/8, तो ये प्रायिकता आ गई आपके पास 3/8। ठीक है, अब जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी बता देता हूँ, घटनाएं स्वतंत्र है। स्पष्ट है, इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि पी ए इंटू पी बी, ऐसा नहीं कि सवाल ने दिया, सवाल ने नहीं दिया, लेकिन सवाल ने जो पी ए पी बी दिया है और पी जो ए इंटरसेक्शन बी दिया है वो बराबर है, इसलिए ए बी स्वतंत्र है। तो मैं उस स्वतंत्र होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ। कैसे उठाऊंगा देखिए, स्वतंत्र होने में क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका अलग अलग हो जाता है। तो अब आप स्वतंत्र होने का फ़ायदा उठाइए ताकि आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाए। कैसे देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, और हमने पढ़ा है कि जब घटनाएं स्वतंत्र होती है तो आपका जो इंटरसेक्शन है वो गुणा में टूट जाता है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। पढ़िए, स्वतंत्र घटनाओं में यही तो होता है, जो आपका इंटरसेक्शन होता है बीच वाला वो डॉट गुणा में टूट जाता है, टूट गया। अब पी ए डैश मतलब पी के नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस पी ए, ये लीजिए ए डैश। अच्छा बी डैश निकालना है तो ठीक है, 1 माइनस पी बी कर दीजिए, 1 माइनस पी बी करते ही बी के ना होने की प्रायिकता। पी ए कितना है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4। पी बी कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 3/8। पहले कितना था 3/8, अब कितना है 3/8। तो मैं भूल गया था, वो फ़ायदा नहीं उठा पाया, इसलिए 2 तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब ये कह रहा है कि क्या ए नहीं बी नहीं जो है वो 1/4 दी है, क्या घटनाएं स्वतंत्र है। भैया देखते हैं घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं, वो तो निकालने से ही पता चलेगा। अगर इंटरसेक्शन जो है वो गुणा में टूट रहा है तो घटनाएं स्वतंत्र है, नहीं टूट रहा है तो नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से अगर स्वतंत्र घटनाएं मान के चलो, माना ए बी स्वतंत्र है। अब मैं सही होऊंगा या मैं गलत होऊंगा, दोनों ही फायदा होगा मुझे, क्योंकि मैं नतीजे पे पहुंच जाऊंगा। ए तथा बी स्वतंत्र है, शब्द याद रखिएगा माना। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। घटनाएं स्वतंत्र है तो ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, जो भी मैंने इस क्वेश्चन में निकाला था, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और ए डैश का मतलब ए के ना होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 1/2 जो कि 1/2 आ गया। बी के नहीं होने की प्रायिकता तो 7/12, 1 माइनस 7/12 5/12, ये आ गया 5/24। ठीक है,
जबकि दिया क्या है, क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जो प्रायिकता है जो दी गई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के दिन दिया गया वो है 1/4, जो कि गलत है। मिला लीजिए, यहाँ हमारा 5/12 आ रहा है, यहाँ 1/4 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलत किया है हमने। क्या गलत किया? गलत माना है, स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि होते तो जो मैंने माना है उससे भी वही आना चाहिए था, तो ए भी स्वतंत्र है। क्योंकि माना है ना मैंने, माना का तो कोई गारंटी नहीं होती ना कि वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, वो तो परिणाम बताएगा। अगर मैंने माना है वो सही होता तो उससे भी वही आंसर आता जो दिया हुआ है, दोनों आंसर सेम होते, गलत माना इसलिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पी ए 0.3 है और ए भी स्वतंत्र घटना है, उसका फायदा उठाना मत भूलिएगा। इसीलिए जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो वो ए इंटरसेक्शन बी नहीं देता, क्योंकि उसको पता है ए इंटरसेक्शन बी देने की क्या जरूरत है, जो स्वतंत्र घटना है तो बंदा खुद ही निकाल लेगा। स्वतंत्र घटनाएं हैं, याद रखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू 0.3 इंटू 0.6 यानी 0.18, ये इंटरसेक्शन बी आ गया। दूसरा है ए और बी नहीं, ए और बी, ए और मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं मतलब बी डैश। लेकिन याद रखिए घटना स्वतंत्र है, इसलिए इंटरसेक्शन का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरसेक्शन का चिन्ह बेटा गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि कब? जब घटनाएं इंडिपेंडेंट होती है। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो आपका इंटरसेक्शन साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, किसमें? मल्टीप्लाई के साइन में। कब? जब घटनाएं स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो पी ए कितना है? 0.3। पी बी डैश है बेटा, पी बी नहीं है, पी बी डैश है। डैश है तो पहले पी बी को 1 में से घटा लीजिए, तो 0.4, ये आ गया आपका 0.12। ठीक है, अब ए यूनियन बी पूछे, ठीक है साहब, ए यूनियन बी निकाल देते हैं। ए यूनियन बी कैसे निकलता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना? पी ए कितना है आपके पास? 0.3, 0.6, 0.3, 0.6। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी जस्ट निकाला है 0.18, तो ये आ जाएगा 0.72। ए और बी में कोई भी नहीं, ए और बी में कोई भी नहीं, ए और बी में कोई भी नहीं, ये पूछा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सही है, ए और बी कोई भी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास है कितनी है? 0.18, ये आ गया 0.72, 982, 0.82, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। थोड़ा सा इसके बारे में जो गलत फहमी है पहले वो मैं दूर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सीधा मैं करवा दूंगा, आंसर आ जाएगा और आपको हाँ लगेगा ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसमें कहाँ पेच अटका हुआ है, कहाँ ये क्वेश्चन जो कहना क्या चाहता है और इसको अधिकतर बच्चे गलत तरीके से कैसे ट्रीट करते हैं, वो सारी बातें मैं इसमें करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पहले तो समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक पासा है जिसको 3 बार उछाला गया। तो आप कहेंगे सिंपल बात है, 216 संभावना होगी, क्योंकि एक बार उछालेंगे तो 6, फिर दोबारा उछालेंगे तो 6, फिर दोबारा उछालेंगे तो 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 216। 216 जोड़े बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 1 1 1 कोमा एक जोड़ा, 1 1 2 दूसरा जोड़ा, 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 1, तीसरे पासे पे 1, पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 1, दूसरे तीसरे पासे पे 2 डैश 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 लास्ट 6 6 6, तो टोटल हो गई 216 घटनाएं। क्लियर है? अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आगे जो प्रायिकता का है उसको सुनिए क्या कहता है। कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। मतलब वो जो जोड़े आए, ध्यान से सुनिए, वो जो जोड़े आए उस जोड़े के अंदर एक भी विषम संख्या आ गई तो वो चल जाएगी, एक भी आ गया, दोनों आ गई तो भी चल जाएगी, तीनों आ गई तो भी चल जाएगी। इसका मतलब एक विषम संख्या आई तो भी चल जाएगी, 2 विषम संख्या आई तो भी चल जाएगी, 3 विषम संख्या आई तो भी चल जाएगी। समझ रहे हो कितने जोड़े बनेंगे? पहले आप बनाएंगे एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। सोचिए बेटा, दिमाग हिला के रख देगा ये। अगर आपने इसको सही ढंग से नहीं समझा इस क्वेश्चन को, देखिए गलती क्या होती है, बच्चा क्या सोचता है, देखिए मैं समझाता हूँ, बच्चा क्या सोचता है, क्या मुश्किल है, विषम संख्या चाहिए ना, तो आपका पासे में 3 संख्याएं सम होती है, 3 विषम होती है, क्योंकि 1 3 5 विषम होती है, 2 4 6 सम होती है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई?
1 3 5 मतलब 3 संख्याएं विषम है, तो 3/6 विषम संख्या की प्रायिकता 1/2, सम मानने की प्रायिकता 1/2, तो विषम संख्या चाहिए तो 1/2 1/2 1/2 1/8। कब इसने कहा कि तीनों विषम संख्याएं चाहिए? आप तो यहाँ भी विषम लिया है, यहाँ भी विषम लिया है, यहाँ भी विषम लिया है ना बेटा। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों एंगल से समझाऊंगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक विषम है तो भी चलेगा, क्वेश्चन ने कहा है, साफ कहा है, एक विषम है तो भी चलेगा, 2 विषम है तो भी चलेगा, 3 विषम है तो भी चलेगा। तो पता क्या क्या चलेगा? आइए समझिए बात को, आइए समझिए बात को, क्या क्या चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगर पहला एक इवन है, इवन मतलब सम संख्या, और बाकी अच्छा विषम संख्या हो, एक ओड है 2 इवन है तो भी चलेगा। एक ओड और 2 इवन मतलब एक विषम हो 2 सम हो, ये प्रायिकता भी चलेगी। ये प्रायिकता भी चलेगी 2 ओड हो 1 इवन हो तो भी चलेगा, प्लस तीनों की तीनों ओड हो, ओ जीरो नहीं है बेटा, जीरो नहीं है, ओड है। एक ओड है 2 सम है, एक ओड का मतलब 2 अपने आप भी सम होगी, तो एक विषम हो 2 सम हो चलेगा, 2 विषम हो 1 सम हो तो भी चलेगा, 3 विषम हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे भी पेज है। अब आप कहेंगे सर बहुत आसान है ये, तो अभी भी आसान है, क्योंकि ओड की प्रायिकता क्या होती है? ओड की प्रायिकता, ओड मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे में विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम संख्या आने की प्रायिकता बेटा, विषम संख्या होती है 1 3 5, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता है 3/6 यानी 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, इवन मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2। लेकिन पेज अभी फिर और अटकेगा, कैसे? आइए अटकाता हूं। देखिए पहली संख्या ओड 1/2 प्रायिकता, दूसरी संख्या इवन, ठीक है, इवन आने की प्रायिकता भी 1/2, तीसरी संख्या इवन आने की प्रायिकता 1/2। अब आप कहेंगे चल सर हो गया ये तो, हो कैसे गया? अभी कैसे हो गया? आपने कहा कि एक विषम संख्या आनी चाहिए और 2 सम संख्या आनी चाहिए, तो ये ऐसे ही आएगी क्या? पहली विषम और बाकी 2 सम, ऐसे भी तो हो सकते हैं, पहली सम फिर विषम फिर सम, या ऐसे हो सकता है सम सम विषम। तो बेटा इसके भी 3 जोड़े बनेंगे, इसके भी 3 जोड़े बनेंगे। भूल कहाँ गए? तो 3 से गुणा करिए, एक जोड़ा नहीं है 3 है, ऐसे जोड़े 3 बनेंगे, ऐसे जोड़े 3 बनेंगे। आपको 3 खानों में एक खाने में ओ भरना है, ये समझ लीजिए। 3 जगह हैं, उन 3 खानों में एक जगह ओ भरना है, तो 3 जगह भरने की ओ को पहली जगह भर दीजिए, दूसरी जगह भर दीजिए, बाकी बचे हुए तो अपने आप ये भरना ही है। तो पहले ओ को भर दीजिए, बची हुई जगह ई भर देंगे। तो ओ को भरने की 3 जगह हो गई, आगे रखें, बीच में रखें, पीछे रखें, तो ये 3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी है बेटा, 2 ओ रखने और 1 ई रखने। 3 जगह हैं, 3 जगह में एक काम कीजिए, 2 ओ रखने के बजाय 1 ई रख लीजिए, 2 ओ रखने के बजाय 1 ई रख लीजिए, बची हुई जगह अपने आप ओ रख लेंगे। तो 3 जगह में ई भरने के 3 तरीके होंगे, तो 3 ये हो गए। 1/2, ओ आने की प्रायिकता 1/2, ओ आने की प्रायिकता 1/2, ई आने की प्रायिकता 1/2। तो इसके भी बेटा, इसके भी 3 जोड़े बनेंगे, 2 और 1 ई आने की, मतलब 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या आने की प्रायिकता, इसके भी जोड़े कितने बनेंगे? ऐसे हो सकता है ओ ओ ई ओ, है ना? तो ऐसे भूल जाते। क्या था प्रायिकता में? यही झंझट होता है। प्रायिकता में क्या होता है कि आप 1-2 केस भूल जाते, आपको लगता है अच्छा ये हो गया ठीक है, एक सम आ जाए, 1 विषम आ जाए, 2 विषम आ जाए, 3 विषम आ जाए। भूल गए कि 1 विषम भी कई प्रकार से आ सकता है, 1 सम 2 विषम भी कई प्रकार से आ सकता है, और 3 विषम कोई प्रकार से नहीं आ सकता सिवाय 1 प्रकार के, ओ, और कोई जोड़ा ही नहीं है। तो इसका सिर्फ एक तरीका होगा, ओ। और अच्छी बात है 1/2 1/2 है बेटा, अगर अंतर होता तो कुछ और हो सकता था। ओ, तो ओ की प्रायिकता भी 1/2 है, ई की प्रायिकता भी 1/2 है। अब ये आप ले लीजिए, बट्टे में आ जाएंगे 3, और आ जाएगा 3 और 1 6 और 1 7, 7/8 प्रायिकता हुई 7/8। आया कमाल का क्वेश्चन? आया मजा? ये बात है बेटा, है ना, दिमाग लगाना पड़ता है। आइए मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको, एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, एक कमाल का तरीका बताता हूँ जो और भी जबरदस्त है। अल्टरनेटिव मेथड, ये फेवरेट तरीका है, अल्टरनेटिव मेथड। ये देखिए, कई बार चीज़ों को आगे वाले सिरे से ही मत पकड़िए, जो आपका सिरा सामने है वो मत पकड़िए, पीछे वाले सिरे से भी पकड़ सकते हैं। देखिए इसने क्या मांगा है, इसने मांगा है 1 ओड चलेगा, 2 ओड चलेगा, 3 ओड चलेगा, सभी तो चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा वो देखिए। अगर आप देखेंगे जो नहीं चल रहा वो सिर्फ एक ही है। अगर कोई भी ओड नहीं आया, कोई भी विषम संख्या नहीं है, तो वो नहीं चलेगी। तो आप वो घटना की प्रायिकता निकाल लीजिए जो नहीं चाहिए।
एक में से घटा दीजिए, क्या बचेगा? जो चाहिए। पकड़िए, चाहिए प्लस नहीं चाहिए इक्वल्स टू 1 होता है। चाहिए प्लस नहीं चाहिए इक्वल्स टू 1 होता है। दोबारा बोलता हूं, सुनिए मेरे साथ और ध्यान से आप भी इस मंत्र का उच्चारण करिए। चाहिए प्लस नहीं चाहिए इक्वल्स टू 1 होता है। तो कई बार अगर चाहिए आपके पास बहुत सारा हो तो नहीं चाहिए पर फोकस करिए। जो नहीं चाहिए वो निकाल लीजिए, एक में से घटा दीजिए, चाहिए बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या नहीं चाहिए? आपको जो नहीं चाहिए वो है तीनों के तीनों इवन आ गए, ये नहीं चाहिए। तीनों इवन आ गए वो नहीं चाहिए, क्योंकि एक लिस्ट एक और चाहिए। इन तीनों में से एक ओ चाहिए, चाहे 2 ओ आए चाहे 3 ओ आए, लेकिन ओ जरूर चाहिए। तो इसका मतलब आपको ये घटना नहीं चाहिए। तो इस घटना को जो नहीं चाहिए उसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। ई आने की प्रायिकता 1/2, 1/2, 1/2, ये आ गई 1/8। तो जो नहीं चाहिए उसकी प्रायिकता है 1/8। तो जो चाहिए उसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? अब इसको घटा लीजिए। PE डैश की प्रायिकता, इसके बाद बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि इस पे डैश लगाऊंगा तो आपको लगेगा खाली ई पे डैश लगाया है, इसलिए बाहर का मतलब सबका नॉट। जो अब आपको नहीं चाहिए, आपको तीनों ई नहीं चाहिए, और तीनों ई नहीं चाहिए इसका मतलब क्या चाहिए? एक और चाहिए कम से कम। तीनों ई नहीं चाहिए क्या मतलब? क्या मतलब हुआ कि आपने कहा कि मुझे तीनों ई नहीं चाहिए। तीनों ई नहीं चाहिए इसका मतलब है कि आपको तीनों सम संख्याएं नहीं चाहिए। इसका मतलब आपको विषम संख्या चाहिए। यही तो बात प्रायिकता में होती है बेटा। पकड़िए, सिरे को पकड़िए। बात क्या है, जब आप कह रहे हैं कि एक पासे में सम या विषम ही तो आता है, अब आप कह रहे हैं कि 3 बार उछालूंगा, तीनों बार सम जो है वो नहीं आना चाहिए, तीनों सम नहीं आना चाहिए। तीनों सम नहीं आएगा इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं विषम आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। वो प्रायिकता बाहर आ गई। देख लीजिए, पहले भी 7/8 आई थी। तो ये भी एक तरीका होता है। आप जो नहीं चाहिए होता है वो निकाल के एक में से घटा लेते हैं, तो अपने आप जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है? तीनों ई नहीं चाहिए। बेटा पकड़ी बात को, तीनों ई नहीं चाहिए। तीनों ई नहीं चाहिए का मतलब क्या है? तीनों ई नहीं चाहिए का मतलब है कि भैया 1 ओ आ जाए, 2 ई आ जाए। इसका मतलब समझा रहा हूँ। अब आपको ये बातें तो समझनी पड़ेगी भैया। अगर आप कहें कि नहीं सर ये चीज़ें ये इतना घुमावदार, क्योंकि देखिए हमारे पास फॉर्मूले कम होते हैं। हमारे पास बेटा फॉर्मूले कम होते हैं, समझ ज़्यादा होती है प्रायिकता के अंदर। आपको एंगल समझने पड़ते हैं। अगर आपने एंगल, तभी तो प्रायिकता मुश्किल है। प्रायिकता क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्रायिकता में ये चीज़ें हैं, ये घुमाव है, ये मोड़ है, ये समझ। एक सड़क है सीधी चल रही है, आपने नाक की सीध में गियर लगाया और स्पीड दी और चलते गए। एक है जहाँ पे आपको बहुत टर्न लेने हैं, वहीं तो मास्टरी का पता चलता है, जहाँ टर्न बहुत सारे हैं। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिपल ई नहीं होने का मतलब, ट्रिपल ई नहीं होने का मतलब, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए, देखिए मैं अब छोड़ूंगा नहीं, आपको समझा के ही रहूंगा। चलिए दूसरा तरीका, अदरवाइज चलिए मोर क्लैरिटी लाते हैं, समझाता हूं आपको बात। देखिए एक पासे में, जब एक पासे को 3 बार फेंका गया है तो उसमें क्या क्या विषम संख्याओं के आधार पर क्या क्या संभावनाएं आ सकती है। हो सकता है एक विषम संख्या हो, 2 सम संख्याएं हो, प्लस प्लस 2 विषम संख्याएं हो, 1 सम संख्या हो, प्लस तीनों विषम संख्या हो, प्लस कोई भी विषम संख्या ना हो। कोई भी विषम संख्या ना हो इसका मतलब तीनों की तीनों ई हो। अब इन 4 के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। या तो एक विषम संख्या आएगी, 3 पासों को फेंकोगे तो उन 3 बारी में या तो एक विषम संख्या आएगी, या 2 विषम संख्या आएगी, या 3 विषम संख्या आएगी, या कोई विषम संख्या नहीं आएगी। तो ये सारी प्रायिकताएं मिलकर एक हुई नहीं हुई, एक हुई नहीं हुई, हुई ना। बात पकड़िए, बोलिए, आप बताइए, मुझे बताइए, रुक जाता हूं मैं, आप बोलिए। सम और विषम संख्याओं के आधार पर अगर आप पासे को 3 पासों को फेंक रहे हैं तो क्या होगा? 3 बार में एक विषम संख्या आ सकती है, 2 विषम संख्या आ सकती है, 3 विषम संख्या आ सकती है, कोई विषम संख्या नहीं आ सकती है। बस सब कुछ तो घटित होगा, कुछ तो घटित होगा इन चारों में से, बराबर 1। तो इन सबको मैं इधर रख लूँ, उसको इधर ले जाऊं तो POEE 1 माइनस PEE, इसको इधर ले, और एक में से किसी को घटाएंगे तो उसके नहीं होने की प्रायिकता होगी, तो PEE। तो मैंने यही तो कहा था PEE बाहर जो है वो उसके बराबर है। आया समझ में? अब पकड़ में आया? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस बार मैंने दिमाग ये लगाया कि भाई साहब इतनी सबकी प्रायिकता निकालने के बजाय मैं PEE निकाल के उसको एक में से घटा दूंगा तो ये इसके बराबर का। डायरेक्टली LHS निकालने के बजाय मैंने इस बार चौका मारा और RHS निकाला। LHS निकालने के बजाय मैंने क्या निकाला? RHS निकाला। बात तो वही है,
बात तो वही है, ये फायदा मिला मुझे। आया समझे? क्वेश्चन अच्छा लगा? मस्त है ना क्वेश्चन? देखिए अच्छा क्वेश्चन की बात तारीफ कीजिए, अच्छे क्वेश्चन की तारीफ कीजिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2 गेंद एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए निकाली गई है। इसका मतलब दोबारा से प्रतिस्थापन नहीं किया गया, बॉल को निकाला है फिर वापस नहीं रखा गया। बॉक्स में 10 काली गेंदें हैं, 10 गेंद काली है, ठीक है। 8 गेंदे जो है वो लाल है, टोटल हो गई 18 गेंदे, ठीक है। दोनों ही गेंदे लाल हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? प्रथम काली व दूसरी लाल हो या एक काली व दूसरी लाल हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सुनिए बात क्या कह रहा है। पहले मैं आपको एक एक करके बात समझाता हूँ। पहले जो बोलों का हिसाब है उसको ही पकड़ लेते हैं। तो भैया टोटल है 18 बोले, जिसमें से 10 काली है और 8 लाल है, तो 18 गेंदे टोटल है। उस 18 गेंद में से 10 काली है यानी ब्लैक है और 8 लाल है। तो लाल को हम कह देते हैं रेड, फॉर आर यूज करते हैं, ब्लैक के लिए बी इस्तेमाल करते हैं। तो रेड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर आप बैग में से अभी वो भूल जाइए कि आप 2 गेंद निकाले 3 निकाले, मान लीजिए सिर्फ आप 1 गेंद निकाल रहे हैं, तो 1 गेंद की प्रायिकता क्या होगी? 10/18 ब्लैक, 10/18, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5/9, 2 पे काट दिया 5/9। और रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/18 या 4/9। ये आपके पहले बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। B1R1, अगर पहली बॉल आप ब्लैक निकालते हैं या पहली बॉल रेड निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता होगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया उस पर बात करते हैं। 2 गेंद निकाली गई है, बैक टू बैक 2 गेंद निकाली गई है, दोनों गेंद लाल हो, इस बात की प्रायिकता बताइए। पहली काली और दूसरी लाल हो, पहली काली है दूसरी लाल है, ठीक है। एक काली और दूसरी लाल हो, ठीक है। दोनों गेंद काली हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोनों गेंद B1 मतलब पहली काली बॉल की प्रायिकता, इंटरसेक्शन B2 दूसरी काली गेंद की प्रायिकता। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको, बिना फॉर्मूले से भी आप बात कर सकते हैं। पहली गेंद काली दूसरी गेंद काली। अब बताइए पहली गेंद काली होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 5/9, ठीक है। ये पहली गेंद काली होगी। दूसरी गेंद याद रखिए बिना प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन नहीं किया गया है, प्रतिस्थापन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि 10 में से एक काली गेंद आ चुकी है बाहर, कितनी बची है? 9। टोटल गेंदें कितनी बची है? 17, तो 9/17, 9/17 सही है। दोबारा समझाता हूँ, देखिए पहली गेंद काली निकालेंगे, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? 10/18, 10/18 यानी 5/9, ठीक है। दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता, अब एक गेंद काली आप निकाल चुके हैं, B1 मतलब पहली काली गेंद आ चुकी है, दूसरी गेंद को भी काली निकालना चाहते हैं बिना प्रतिस्थापन, इसका मतलब बोल आप वापस भी नहीं रख रहे हो, तो 9/17, 9 से 9 काट दीजिए, ये आ गया आपका 5/17, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला कह रहा है प्रथम काली और दूसरी लाल, प्रथम काली दूसरी लाल, ध्यान दीजिएगा। प्रथम काली दूसरी लाल, पहली बॉल तो काली आनी चाहिए, दूसरी लाल आनी चाहिए। P पहली बॉल ब्लैक, इंटरसेक्शन दूसरी बॉल रेड। R1 का मतलब पहली रेड बॉल, R2 का मतलब दूसरी रेड बॉल, B1 का मतलब पहली ब्लैक बॉल, B2 का मतलब दूसरी ब्लैक बॉल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रथम काली दूसरी लाल, तो B1 इंटरसेक्शन R2 हमें चाहिए, ठीक है। पहली बॉल ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक वो होगी 10/18, 10/18। दूसरी रेड चाहिए। अब याद रखिए एक ब्लैक बॉल आप निकाल चुके बिना प्रतिस्थापन, ये मत भूल जाइएगा, ये कभी मत भूल जाइएगा कि क्वेश्चन प्रतिस्थापन का है। बॉल वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये देखना जरूरी है कि वापस से सब्स्टिट्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, रख रहा है या नहीं रख रहा। नहीं रख रहा तो बोलों की संख्या हर बार कम होती चली जाएगी। अब बोले होंगी कितनी? 18 की 17 हो चुकी है, 10 काली में से एक काली जा चुकी है, 9 काली बची है। लेकिन अब दूसरी बॉल आपको काली नहीं चाहिए, लाल चाहिए, तो लाल बोले पूरी सुरक्षित है 8 की 8, लेकिन कुल बोलों की संख्या गिर गई है, वो हो गई 17। कुल बोलों की संख्या गिर चुकी है, क्योंकि काली निकले चाहे लाल निकले, कुल बोलों की संख्या तो में गिरावट तो आएगी, वो तो 17 होगी। तो 8/17 थोड़ा सा कट कर लीजिए, 2 पे कट करूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, हो जाएगा 8/17। जो तीसरा हिस्सा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है एक काली दूसरी लाल। एक काली, देखिए फर्क समझिए, पहली काली और एक काली में फर्क है। पहली काली का मतलब पहली ही बॉल काली आनी चाहिए, एक काली का मतलब चाहे वो पहली वाली है चाहे दूसरी वाली, 2 बॉलों में से एक बॉल काली होनी चाहिए। मतलब छूट की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है कि भैया कोई बात नहीं, काली बॉल दे दे, चाहे पहली दे दे चाहे दूसरी दे दे। प्रथम काली का मतलब पहले वाली ही काली होनी चाहिए, पहले वाली ही काली होनी चाहिए।
एक काली दूसरी लाल, इसका मतलब है आपको स्वतंत्रता दी गई है कि भैया एक काली दे दे, चाहे पहले वाली दे दे चाहे दूसरी वाली दे दे, एक लाल दे दे, उनमें से कोई एक लाल होनी चाहिए, एक काली होनी चाहिए, तो छूट है आपके पास। तो यहाँ पे 2 जोड़े बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे 2 जोड़े। देखिए 2 जोड़े कैसे बनेंगे, पहले आप बनाइए पहली बॉल ब्लू, पहली बॉल ब्लैक और दूसरी रेड, प्लस एक जोड़ा ये भी बनेगा कि पहली रेड हो जाए दूसरी ब्लैक हो जाए, कोई बात नहीं क्योंकि अलाउड किया गया है। इसने कहा भैया एक काली दे दे और एक लाल दे दे, चाहे कोई सी काली दे दे कोई लाल दे दे, लेकिन एक काली और एक लाल होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका हिसाब कर लेते हैं। पहली बॉल ब्लैक होने की प्रायिकता कितनी है, B1 होने की प्रायिकता कितनी है, ब्लैक होने की है 10/18। दूसरी रेड होने की प्रायिकता, रेड 8 बोले हैं, टोटल बोले 17 हो चुकी होगी, प्लस पहली बॉल रेड होने की 8/18, क्योंकि ये अलग केस हो गया, अलग केस कर रहे हैं, तो इस बार पहली बॉल रेड निकाल रहे हैं, तो टोटल 18 बोले हैं, उसमें से पहली बॉल रेड आने की 8/18, दूसरी ब्लैक आने की एक रेड कम हो चुकी है, एक टोटल भी कम हो चुकी है, लेकिन रेड कम हुई है ब्लैक थोड़ी कम हुई है, ब्लैक तो 10 की 10 है। अब आप देखेंगे तो सेम ही आ रहा है, बस डबल आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा कट कर लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4 9 ये हो गया 40, और कुछ कट सकता है क्या, और नहीं कटेगा, चलिए ये भी इतना सही कटेगा, फिर 40 40 80 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 17 गुणा 9, तो ये हो जाता है 153 सॉरी, ये आपका आंसर आ गया 80/153। क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा अब एक बात यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा कि पीछे जो आंसर होते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है पीछे आप इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिना प्रतिस्थापन, देखिए आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि बिना प्रतिस्थापन लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, लेकिन जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो प्रतिस्थापन का दिया हुआ है कि प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। तो मैंने जो आंसर निकाले हैं वो जो क्वेश्चन के हिसाब से निकाले, और आप पीछे आंसर देखेंगे, पीछे आंसर है प्रतिस्थापन वाले। प्रतिस्थापन वाले में क्या होता है, अच्छी बात है, चलिए दोनों आपको एंगल समझ में आ जाएंगे। प्रतिस्थापन वाले में आपके नंबर कम नहीं होते, यानी पहली गेंद अगर 18 में से निकालिए, क्योंकि आप बॉल को देखते हैं, कलर देखते हैं, वापस रख देते हैं, तो बोले तो उतनी रहती है, तो दूसरी बार भी आपका उतना ही रहता है ना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। बिना प्रतिस्थापन में आपके नंबर, जो बॉल आप जो भी चीज़ आपने एक बार निकाली सो निकाली, वापस नहीं रखते आप, और प्रतिस्थापन में क्या होता है, आप देखते हैं और वापस रख देते हैं, बस इस वजह से आपके नंबर कम नहीं होते, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, बिल्कुल वही 2 विषम संख्या है, वो कम से कम 1 विषम संख्या आने वाला। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए और बी जो है 2 व्यक्ति है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मान लीजिए, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ए के द्वारा वो क्वेश्चन ए जो है उसको सॉल्व कर पाएगा, इसकी बात की प्रोबेबिलिटी है 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 की ए किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। बी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। उस सवाल को सॉल्व कर पाएगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व होने के कई तरीके हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बेटा कई तरीके हैं। ए कर पाए बी ना कर पाए तब भी तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ना, ए नहीं कर पाए बी कर ले तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ए और बी दोनों सॉल्व कर लें तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो प्रॉब्लम के सॉल्व होने के कई तरीके हैं, प्रॉब्लम के सॉल्व होने के कई तरीके हैं, मैं बना देता हूँ। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि ए नहीं कर पाए लेकिन बी कर ले तब भी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए डैश मतलब ए नहीं कर पाता है और बी कर लेता है, तो ए नहीं कर पाता है बी कर लेता है तो प्रॉब्लम तो हो गई ना, प्रॉब्लम तो हो गई ना। प्रॉब्लम को क्या मतलब है कि ए करता है या बी करता है, प्रॉब्लम को तो मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यही लिखा है, समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, दोनों बंधु प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि कौन हल करता है, इंटरेस्ट इस बात में कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो जवाब है हाँ जी हो जाएगी। बी ने कर ली ना, बी ने कर ली तो क्या है, हो गई ना बस। अच्छा अगला ऐसा भी हो सकता है कि ए बेचारा कर ले बी ना कर पाए, ठीक है। बेचारा क्यों कहा भाई, जल्दबाजी में कहा होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों कर लेते हैं, तो तीनों ही केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तीनों ही केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, ए का नहीं होना और बी का होना। देखिए ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से घटा दीजिए
होना नहीं होना, होना प्लस नहीं होना इक्वल्स टू 1, तो घटा दीजिए 1/2। ऐसे ही बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, 1/3, एक में से 1/3 गया, 2/3, वैल्यू पुट करिए, ए का डैश 1/2 इंटू बी, बी कितनी है 1/3, प्लस ए कर पाता है, बी नहीं कर पाता है 2/3, प्लस ए और बी दोनों ही कर पाते हैं 1/2 गुणा 1/3, ये नीचे सबके 6 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/6, जिनको कट करने पर 2/3, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस बात की प्रायिकता आ गई 2/3। समझिए। अब यहाँ पे एक छोटा काम कर सकते हैं आप, मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, एक अल्टरनेटिव तरीका बताया था, याद है? जब किसी चीज़ को करने के कई तरीके हों तो आप क्या करिए, दूसरे सिरे को पकड़िए। दूसरे सिरे को मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, इसकी एक ही संभावना है, दोनों ही नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? प्रॉब्लम सॉल्व होने के कई तरीके, ए कर पाता है, बी नहीं कर पाता है, ए नहीं कर पाता है, बी कर लेता है, ए और बी दोनों कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्व ना होने की एक ही संभावना है कि ना ए कर पाता है ना बी कर पाता है, समस्या हल नहीं होती है, इसकी एक ही संभावना है, समस्या हल नहीं होती है, इस बात की एक ही प्रायिकता है, वो है ए का डैश, ए भी नहीं कर पाया, इंटरसेक्शन बी भी नहीं कर पाया, ए भी नहीं कर पाया 1/2, बी भी नहीं कर पाया 2/3, ये आ गई 1/3, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इस बात की प्रायिकता है 1/3। तो प्रॉब्लम हल होने की प्रायिकता, होना प्लस नहीं होना इक्वल्स टू 1, तो समस्या हल होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से घटा दीजिए। आई बात समझ में? अब मैं यहाँ पर एक बार रुकूंगा और यहाँ पे मुझे कई बातें आपको अभी और समझानी है। ये देखिए कितना छोटा रहता है, क्यों पता है? प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बेटा बहुत चांसेस है। अगर आप सोचिए, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इनलार्ज करिए, बड़ा करिए, मानिए 3 व्यक्ति होते ए बी सी, और फिर आपसे पूछता है कि समस्या के हल होने की प्रायिकता बताइए, तो आपको पता है कितनी स्थितियां बनती, हिला के रख देती आपको। गिनिए मेरे साथ, ए हल कर पाता है, बी और सी नहीं कर पाते हैं, ए नहीं कर पाता है, बी कर लेता है, सी नहीं कर पाता है, ए नहीं कर पाता है, बी नहीं कर पाता है, परंतु सी कर लेता है, ए और बी दोनों कर लेते हैं परंतु सी नहीं कर पाता है, ए और सी दोनों कर लेते हैं परंतु बी नहीं कर पाता है, ए बी और सी कर लेते हैं परंतु ए नहीं कर पाता है, ए बी सी तीनों कर लेते हैं। 7 स्थितियां बनी, 7। 4 व्यक्ति होते तो और ज्यादा, 5 व्यक्ति होते तो और ज्यादा, लेकिन आपको पता है अल्टरनेटिव मेथड में, इस मेथड में हमेशा एक ही स्थिति, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर 50 व्यक्ति भी होते तो प्रॉब्लम को हल करने की संभावनाएं बहुत होती। एक व्यक्ति कर पाता है, 49 नहीं कर पाते, दूसरा कर लेता है, बचे हुए 49 नहीं कर पाते, तीसरा कर पाता है, बचे हुए 49 नहीं कर पाते, डैश 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 50 घटनाएं, प्लस 2-2 व्यक्ति की जोड़े, फिर 3-3 व्यक्ति के जोड़े, फिर 4-4 के, फिर 5-5 के, फिर 6-6 के, फिर 7-7 के, फिर 8-8 के जोड़े, फिर 9-9 के जोड़े, फिर 10-10 के जोड़े, डैश 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 50 का जोड़ा। इतनी संभावना होती, लेकिन प्रॉब्लम हल कब नहीं होती? सिर्फ एक बार जब 50 के 50 नहीं कर पाते, ए नहीं कर पाता, इंटरसेक्शन बी नहीं कर पाता, इंटरसेक्शन सी नहीं कर पाता, डैश डैश। तो नहीं होना, ऐसे सवालों में नहीं होना निकालना सबसे आसान है, और फिर 1 में से घटा दीजिए, अपने आप ही होना हुआ हो गया। कमाल देखिए, इसका मतलब ये जो अल्टरनेटिव मेथड है ये कभी भी लंबा नहीं होगा। ऊपर वाला जो मेथड है वो लंबा होता चला जाएगा, ऊपर वाला बेटा हर बार लंबा होता चला जाएगा, लेकिन नीचे वाला कभी भी लंबा नहीं होगा। क्यों? कोई प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होती? अगर 1 लाख व्यक्ति हैं और उन्हें एक सवाल दिया गया है, वो सॉल्व ना हो, इस बात की क्या संभावना है? तो एक ही संभावना है, कोई नहीं कर पाए। कोई नहीं कर पाएगा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो जिसकी प्रायिकता निकाल लीजिए, कोई नहीं कर पाया, उसकी प्रायिकता निकाल के 1 में से घटा दीजिए, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कोई ना कोई ने की है। आगे बस में कमाल है ना, यही बात है। चलिए, इसका सेकंड पार्ट हो रहा है अभी, कि कोई एक ही समस्या को हल कर पाता है, ये भी अच्छी बात है। ये नहीं कि दोनों ही हल कर पाए, इसने कहा तथ्यत मतलब एग्जैक्टली कोई एक ही समस्या को हल कर पाना चाहिए। मतलब ए कर पाए तो बी ना कर पाए, बी कर पाए तो ए ना कर पाए। इसका मतलब आपसे ये सिर्फ ये पूछ रहा है, ए कर लेता है तो बी ना कर पाए, और बी कर लेता है तो ए ना कर पाए। तथ्यत कोई एक ही सॉल्व करे, कोई बात नहीं, निकाल देते। एक की प्रायिकता ये रही, कहाँ है? 1/2, बी के ना करने की प्रायिकता 2/3, ए के ना करने की प्रायिकता 1/2, बी के करने की प्रायिकता 1/3। ये हो गया हमारा 3/6 यानी 1/2, 1/2 चांसेस हो गया। क्लियर है? आगे समझे?
क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुनिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 52 पत्तों की एक गड्डी है, एक पत्ता या छदे निकाला जाता है, बताइए कि घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं है। अभी बता देते हैं। ई निकाला गया पत्ता हुकुम का होगा। हुकुम का पत्ता जो है भैया वो होते हैं 13 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता होगी 13/52। हुकुम का पत्ता ना काले पान का जिसको कहते हैं, उसे हुकुम का कहते हैं, स्पैड कहते हैं, 1/4। निकाला गया पत्ता इक्का हो, इसको एफ नाम दे देता हूँ, इक्के होते हैं 4, क्योंकि 4/52, 4/52 यानी 1/13। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि दोनों घटनाएं होनी चाहिए, मतलब हुकुम का भी होना चाहिए, रिक का भी होना चाहिए। तो बताइए कितने पत्ते ऐसे हैं जो हुकुम के भी होते हैं, रिक के भी होते हैं। तो इक्का और हुकुम का एक ही पत्ता होता है, हुकुम का इक्का, यानी 1/52। यहाँ आप साफ देख सकते हैं, एकदम क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है, यहाँ पर पी ई इंटू पी एफ बराबर है, हाँ जी बराबर है, अतः स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई एफ स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो प्रायिकता है, P फॉर प्रोबेबिलिटी और H फॉर हिंदी। हिंदी की प्रोबेबिलिटी है 60%। जब कोई चीज़ परसेंट में होती है तो प्रोबेबिलिटी होती है, तो 60/100 ये हो गया आपका 0.6। हिंदी की प्रोबेबिलिटी है 0.6। अंग्रेजी की प्रोबेबिलिटी है ई फॉर इंग्लिश, 40%। इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी है 40 यानी 40/100 4, और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों यानी हिंदी एंड इंग्लिश, वो है 20%, मतलब 0.2 हो गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, न तो हिंदी और न ही इंग्लिश दोनों अखबार पढ़ती है। इस बात की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता हिंदी नॉट, हिंदी भी नहीं, और देखिए पढ़िए अंग्रेजी का अखबार। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, न तो हिंदी और का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब हिंदी भी नहीं, नहीं एच नहीं, एच नहीं, ई नहीं, और का मतलब इंटरसेक्शन, तो एच नहीं, इंटरसेक्शन ई नहीं, ई नहीं। हमारे देखिए घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, आप देख सकते हैं घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, एच ई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो इंटरसेक्शन को तोड़ने की गलती मत करिएगा, स्वतंत्र घटनाओं में ही इंटरसेक्शन गुणा में टूटता है। तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है तब भी स्वतंत्र वाली कंडीशन लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, एक चीज याद रखिएगा, बता देता हूँ, बातें सारी बताऊंगा, छुपाऊंगा कुछ नहीं। देखिए अगर घटनाएं स्वतंत्र, ध्यान दीजिए, अगर घटनाएं स्वतंत्र हो बेटा, तब तो आप कर सकते हैं पी ए इंटू पी बी, स्वतंत्र हो तो। लेकिन ना हो, अगर ना हो, घटनाएं स्वतंत्र ना हो, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि कौन सी घटना पहले घटित हुई। सपोज कीजिए ए हुई, ए, फिर बी की प्रायिकता नहीं लगा सकते आप, फिर आपको B/A की प्रायिकता लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास B/A है, क्या है तो यूज कर लीजिए, या निकाल सकते हैं तो यूज कर लीजिए, समझिए बात को। फिर आपको B प्रायिकता नहीं लगेगी, B/A की प्रायिकता चाहिए। अगर स्वतंत्र घटना है तो आपको सीधा B की प्रायिकता लगाइए, काम खत्म। अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो PA इंटू PB करिए, लेकिन घटनाएं स्वतंत्र नहीं है तो जो पहले वाली घटना है वो तो सीधी सीधी आ जाएगी। पहले वाली तो क्योंकि वो तो किसी पर निर्भर ही नहीं करेगी, पहली घटना है तो सीधी हो जाएगी, लेकिन दूसरी घटना को बेचारी को इंतजार करना पड़ेगा उसके साथ वाली का। अगर वो है आपके पास तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि आपके पास H है, आपके पास E है, आपके पास ना तो E/H है ना H/E है, इसलिए थम जाइए, ये आप नहीं कर सकते। H/E है कि आपके पास नहीं है, तो फिर तो बेटा यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम इसको डी मॉर्गन थ्योरम से करें। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या करती है, वो आपको एक उम्मीद देती है कि भैया आपको दोनों को H डैश E डैश नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि इसका यूनियन का डैश निकालना पड़ेगा, और किसी का पूरे का डैश हमें निकालना आता है। पूरे का डैश निकालने का मतलब है 1 माइनस H यूनियन E, समझ गया। देखिए अकेले एक एक का डैश है ना, एक एक के डैश का कोई फॉर्मूला नहीं है, पूरे के डैश का फॉर्मूला। जैसे कोई चीज़ है उसके पूरा का डैश है तो 1 माइनस पूरे का डैश का मतलब क्या है, उसके नहीं होने की प्रायिकता, जो कि 1 माइनस होने की प्रायिकता होती है। नहीं होने की प्रायिकता
बराबर होती है 1 माइनस होने की प्रायिकता। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 डैश थे, अगर 2 डैश एक साथ रहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं थी, तो वो मुझे फ़ायदा नहीं मिलता। ये वाला रूल काम नहीं करता, ये वाला रूल काम करता, ये रूल काम करता, मुझे B/A चाहिए होता, H/E चाहिए होता, या E/H चाहिए होता। दोनों मेरे पास नहीं है, तो ये मेरे बेकार हो जाता। तो यहाँ पे मेरी जान किसने बचाई? डी मॉर्गन थ्योरम ने। H डैश इंटरसेक्शन E डैश को मैंने लिख लिया H यूनियन E पूरे का डैश। अब पूरे का डैश है तो 1 माइनस P H यूनियन E, और H यूनियन E यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? H की प्रोबेबिलिटी प्लस E की प्रोबेबिलिटी माइनस H इंटरसेक्शन E। ये लीजिए, इससे हमारा काम हो जाएगा। मान रख दीजिए 1 माइनस PH कितना है? PH कितना है? 0.6, 0.4, PH 0.6, PE 0.4, ये 0.2, ठीक है, ये हो जाएगा 1.8। ये लीजिए आंसर आ गया 0.2। आया मज़ा? अच्छा क्वेश्चन था ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन आप खुद से सेल्फ से ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से कर लेंगे। इन पे सेल्फ ट्राई करें, ठीक है। आइए अब ए सदे पे आ जाते हैं। ठीक है, फाइनली एंड पे पहुंच गया प्रश्नावली के। 2 पासों का एक जोड़ा फेंका जाता है, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। दोनों पासे पर सम अभाज्य, ऐसी कोई संख्या है बेटा जो सम भी हो और अभाज्य भी हो? तो ऐसी है, वो है 2। वो है 2। दोनों ही पासे पर सम अभाज्य, इसका मतलब एक ही जोड़ा है जो, एक ही संख्या है जो सम और अभाज्य है। दोनों पासों पे वो चाहिए, इसका मतलब 2 ही एकमात्र जोड़ा है जो हमें चाहिए। टोटल जोड़ा फेंका गया, इसका मतलब 36 संभावनाएं हुई, उसमें से एक संभावना हमारे काम आएगी, तो 1/36। दोबारा समझिए, देखिए बनेंगे तो सारे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 डैश 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 6 तक 36 घटनाएं बनेगी। उस 36 घटनाओं में से वो कह रहा है कि वो ही प्रत्येक पासे पर, इस पासे पर और इस पासे पर, दोनों पासे पे क्या आना चाहिए? सम अभाज्य संख्या आनी चाहिए, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखिए 2 ही एकमात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं आती है अभाज्य, वो सबकी सब क्या होती है? सबकी सब क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। अच्छा, 2 के बाद वाली जितनी भी संख्याएं अभाज्य आती है वो विषम क्यों होती है? क्योंकि अगर आगे जाके कोई भी अभाज्य संख्या अगर सम हुई तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, और 2 का भाग चला जाएगा तो अभाज्य कैसे हुई? क्योंकि अभाज्य तो वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो फिर 2 को ही छूट क्यों मिली? 2 को इसलिए मिली कि 2 खुद ही है, 2 खुद ही है, इसलिए 2 को फायदा मिल गया वो, इसलिए 2 ने चौका मार लिया। क्योंकि सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 बातें एक ही बात हो गई। खुद का भाग जाना अलाउड है, इसलिए 2 में 2 का भाग जाता है तो वो अलाउड हो गया, इसलिए 2 है वो बच गया। 2 के बाद में कोई भी संख्या आएगी, कोई भी सम संख्या आएगी, उसमें 2 का भाग जाएगा, उसका मतलब अपने अलावा 2 का भाग जा रहा है, तो वो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती, इसलिए फिर वो विषम संख्या ही हो सकती है जो 2 के बाद होगी और अभाज्य होगी। तो 1/36, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। 2 घटनाएं A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। तो क्या वो अपवर्ज्य होंगी? नहीं भैया, स्वतंत्र होने का अपवर्ज्य कहाँ से? अपवर्ज्य का मतलब होता है इंटरसेक्शन 0 होना, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होना। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात सही है। अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा, चिन्ह क्यों नहीं लगा हुआ। एक्चुअली क्या होता है, A इंटरसेक्शन B को, ध्यान सुनिए, A इंटरसेक्शन B को मैथमेटिक्स में जो लोग होते हैं वो A इंटू B भी लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिखते हैं? ऊपर चलिए, खुद समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर चलिए, इंटरसेक्शन में गुणा आता नहीं आता? जब इंटरसेक्शन होता है तो गुणा का चिन्ह आता नहीं आता? तो जो इंटरसेक्शन है उसे एग्जैक्ट गुणा भी कह सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। इसलिए अगर आप ये लिखा हो PAB तो समझ जाना कि PA इंटरसेक्शन B है। ऐसा मत सोचिएगा कि AB है। AB का मतलब जब प्रायिकता में P के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर AB आता है तो A इंटरसेक्शन B होता है। सेम ऐसे ही यूनियन का भी एक शॉर्टकट है, A यूनियन B हो, ठीक है ना, तो उसमें प्लस का चिन्ह मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बीच में गुणा का चिन्ह आ रहा है A और B के बीच में तो समझ जाइए इंटरसेक्शन है, और प्लस का चिन्ह आ रहा है तो बीच में समझ जाइए कि यूनियन का चिन्ह है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब ये सही कैसे हुआ ये भी आप जानना चाहेंगे, है ना। आइए, क्यों सही हुआ ये देखिए, ये ऐसे है, PA' इंटरसेक्शन B', घटनाएं स्वतंत्र है, स्वतंत्र है इसलिए ये हो गया P' इंटू PB', इंटरसेक्शन का चिन्ह गुणा में टूट जाता है, और PA' मतलब A के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो 1 माइनस PA होगी। B के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस PB होगी। ये आपका आंसर होगा।
मिला लीजिए, सही हुआ नहीं हुआ, हो गया, इसीलिए। चलिए क्लियर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ कि 13.2 भी आपको उतनी अच्छी समझ में है जैसे 13.1 आई है। कुछ कमी रह गई है तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए, पढ़िए, एग्जाम्पल निकालिए, खुद से क्वेश्चन को निकालिए, क्योंकि खुद से जब निकालते हैं तो दो बातें अपने अंदर से भी समझ में आती है, अपने हिसाब से भी समझ में आती है। वो चीज़ें मैं कभी नहीं समझा सकता आपको, जो आप खुद से सीखेंगे वो चीज़ें तो आप खुद से ही सीखेंगे। तो जो ऊपर का जो मोटा मोटा पार्ट है वो तो मैं आपको करवाता हूँ, हर टीचर यही करता है, मोटा पार्ट समझाता है, समझने का तरीका बताता है, देखने का, सुनने का, हर एंगल से चीज़ों को परखने का तरीका सिखाता है। लेकिन फाइनली जो है उस पर फिनिशिंग का काम जो है वो आप खुद ही करते हैं। उस पर जो फिनिशिंग आती है ना, वो आपकी वजह से ही आती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ब्रेक देते हैं और अगली प्रश्नावली के लिए तैयार होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।